नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि केतु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मेष राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में तो ये आता है सातवां भाव, सप्तम भाव। सातवें भाव में जब मेष राशि का केतु आता है तो किस प्रकार का फल बनता है। याद रखिएगा, जो भी मेष लग्न का जातक होता है तुला लग्न का जो जातक होता है उसके सामने वाला नंबर आता है मेष, तो ये तो बात तय है बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो पार्टनर होगा वो एक नंबर से प्रभावित होगा। एक नंबर यानी मंगल का अनुशासन, मंगल का एग्रेशन सामान्यतः देखा जाता है। अगर मंगल का इसको साथ मिलता है तो इन शक्तियों को वो कंट्रोल कर सकता है, काबू कर सकता है, इस अनुशासन का, उस शक्ति का सदुपयोग करता है। और अगर कहीं मंगल बिगड़ जाए तो ये फिर अनुशासन तो कम, उसको हम एग्रेशन ज़्यादा कहने लग जाते हैं, अनावश्यक, इसमें सच्चाई कम होना शुरू हो जाता है। याद रखिए, कोई भी प्लैनेट सिग्निफाई तो कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 नंबर है, यहाँ 8 नंबर है, वो सिग्निफाई तो वो करता ही है, लेकिन क्या वो सिग्निफाई करना हमें रियलिटी की तरफ लेकर जाएगा कि नहीं लेकर जाएगा। वो सिर्फ एक वर्चुअल इमेज बनकर रह जाएगा अगर इस घर का मालिक कमज़ोर स्थिति में है। फिर आती है बात इंस्टेंट इफेक्ट, यानी एट दैट मोमेंट आप उसको देखकर किस प्रकार का अनुभव करते हैं वो पता लगता है इस घर में बैठे हुए सिटिंग एलिमेंट्स। तो केतु मंगल के भाव में अकेला बैठा प्रायः अच्छा फल देता है। याद रखिएगा, शनि के साथ मिलकर ये भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि शनि मेष राशि में नीच का फल देते हैं और केतु शनि का फुल सपोर्ट करते हैं। तो जो अभी हम फलादेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसको भृगु सरल पद्धति, भृगु संहिता में एक एक ग्रह को लिया है, तो हमारा मेन फोकस, मेन एम्फेसिस अकेले प्लैनेट को लेकर है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, किसी के साथ कंज्वाइन होकर ये फल में, और पूरी तरह से अगर इसके पक्ष वाले यानी जो केतु के फ्रेंडशिप वाले प्लैनेट हैं अगर वो साथ में बैठ जाते हैं तो पूरी तरह केतु फिर सरेंडर कर देता है। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है कि सब चीज़ों से डिटैच होना और न्यूट्रल हो जाना, उदासीन हो जाना, मोक्षा की तरफ लेकर जाना, वो भावनाओं को आप तभी तक प्रेफरेंस देंगे जब केतु अकेला बैठा है या कोई ऐसे प्लैनेट हैं जो केतु के एजेंडे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। जैसे बृहस्पति के साथ प्रायः केतु मोक्षा एजेंडा पर भी कायम रहता है, साथ साथ थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल भी हो जाता है सांसारिक विषयों को लेकर। जैसे मैंने बताया, केतु तो क्या है, अवधूत की तरह आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। शरीर का कोई ध्यान नहीं, शरीर गंदा है, अच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि वो फर्स्ट क्लास की बात भी है, लेकिन फिर भी हम सांसारिक दृष्टि से उस कुंडली में उस गुण को आज की स्थिति में हो सकता है अवगुण की तरह ले लें कि भाई एक सतयुग था जब सभी जन्म लेते ही तपस्या की तरफ जाना चाहते हैं, शरीर का मोह भंग हो जाना, ऐसा विचार करते थे। लेकिन आज कोई माता पिता शायद ये जानकर ज़्यादा खुश नहीं होते हैं कि मेरा संतान अवधूत हो जाएगा, सांसारिक प्रवृत्तियों से उसका कोई मोह नहीं रहेगा। वो ये चाहते हैं कि अगर वो ऐसा जीवन चाहता भी है तो जीवन में पहले कुछ वो सांसारिक प्राप्तियां तो पाले, उसके बाद। तो उस दृष्टि में आज वही यश अपयश जैसा बन जाता है। मतलब इस बात को समझिएगा कि इसी कारण से हम कहते हैं जो 5000 साल पहले ज्योतिषीय गणनाएं आपकी कुंडली के लिए शुभ मानी गई हैं, उनमें कुछ रेक्टिफिकेशन की भी आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ वो पूरी तरह बृहस्पति को ही पावर अटॉर्नी दे रहे हैं कि बृहस्पति तय करेंगे कि जीवन अच्छा या बुरा, क्योंकि आध्यात्म के देवता हैं, चरम अध्यात्म तक ले जा सकते हैं। लेकिन आज हमें शुक्र के भी सांसारिक या कहें लग्जरी के एक्सट्रीम को भी पाने की ज़रूरत है। तो अगर ये चाहते हैं कि सांसारिक विषय वस्तु का आपको सुख मिले तो बृहस्पति के अलावा शुक्र जैसे गुरुओं का भी आशीर्वाद बेहद ज़रूरी है। तो मैं बता रहा था, बृहस्पति के साथ अगर केतु आ जाते हैं तो फिर ये कंट्रोल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। और आप समझ सकते हैं अगर केतु यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं तो जनरली यहाँ राहु भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि वो शनि की उच्च राशि है। तो शनि की उच्च राशि में शनि के समान केतु का फल होता है तो
काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट हो जाता है व्यक्ति। जब भी मैं केतु का फल कर रहा हूँ तो ये आपकी बुद्धि में साथ के साथ आ जाना चाहिए कि यहाँ केतु बैठा है, मतलब 180 डिग्री पर मेरे करीब करीब सभी चार्ट्स, चाहे वो जैसे कई लोग कहते हैं सर D9 में भी फल वही होगा। देखिए D9 चार्ट हो या कोई भी अतिरिक्त चार्ट हो, फल तो वही होता है, लेकिन उस D9 चार्ट में हम दृष्टियों को नहीं देखते हैं। क्लियर हो गया? हम खाली ये देखते हैं कि, और एक बात और याद रखना कि जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग है वो D1 ही तय करता है। अगर कोई प्लैनेट यहाँ पर उच्च का होकर बैठ गया है, जैसे बृहस्पति उच्च का होकर बैठ गया कर्क राशि में, उच्च का फल देगा ही देगा, चाहे 0 डिग्री का है चाहे 29 डिग्री का है। कई ज्योतिषविद कहते हुए देखे गए कि अगर 29 डिग्री का है तो फल नहीं देगा। याद रखिएगा, जो तय हो चुका है, अगर यहाँ बैठा हुआ है, यानी आप इसी प्रकार से देखें, भाई बृहस्पति यहाँ बैठा उच्च का है, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई डिग्री कम है या ज़्यादा है। लेकिन अगर तय हो गया है कि बृहस्पति उच्च का है तो बृहस्पति सदैव अच्छा फल देगा। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 0 डिग्री 1 मिनट का प्लैनेट का काम करने का तरीका कैसा होता है, 29 डिग्री पर कोई प्लैनेट किस प्रकार से काम करता है। लेकिन दोनों का हमारे जीवन में रेलेवेंस है। जैसे कहते हैं जी मृत प्लैनेट है ये। मृत का मतलब जीवन में ना वो प्लैनेट कहीं भी बैठा हो, वो आपको कहीं ना कहीं जीवन के फाइनल पार्ट की प्रिपरेशन में ज़्यादा लगाता है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, क्योंकि मृत यानी हम कह सकते हैं जैसे घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उसको ज्ञान बहुत जबरदस्त है। मतलब अगर 28 डिग्री का बृहस्पति आपको थॉट प्रोसेस की बात करें, सारा ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिजिकल वर्क अवॉइड करता है। तो ये बात ध्यान रखनी। और कोई 0 डिग्री का है तो 0 डिग्री का प्लैनेट हमारे घर में, अगर आप कह दें जैसे छोटे बच्चे को, चाहे आप किसी कार्य में लिप्त ना करें, उसके बावजूद भी घर में एक हार्मनी बनाकर रखता है। यानी अगर कोई कम डिग्री के प्लैनेट आपके चतुर्थ भाव में, जो आपका भवन का भाव, जो आपके कुटुंब का भाव, द्वितीय भाव है, वहाँ कम डिग्री के प्लैनेट बैठते हैं तो वो बुरा फल नहीं देते हैं। और अगर आपका जो वर्क प्रोफाइल है, जहाँ आप ज़्यादा फॉर्मल, ज़्यादा डिसिप्लिन होकर कार्य करना चाहते हैं, वहाँ अगर आप कोई 0 डिग्री या 1 डिग्री का कोई प्लैनेट लाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा हौच पौच हो सकता है, बजाय बुध जैसे प्लैनेट। बुध तो कम डिग्री में भी बड़ा अच्छा फल देता है। इनफैक्ट वो उच्च का फल कन्या राशि में कम डिग्री का ही देता है। यानी अगर जैसे 9 डिग्री का बुध है तो बहुत अच्छा फल देगा। वहीं अगर वो 16 डिग्री का हो जाता है तो फिर वो मूल त्रिकोण में चला जाएगा। इसके बाद और डिग्री आगे बढ़ेगा तो फिर स्वराशि माना जाएगा। तो ये कह देना सरासर गलत है कि 0 डिग्री पर उसका कोई फल ही नहीं आता है, 29 डिग्री पर उसका कोई फल ही नहीं आता है। जब प्लैनेट एग्जिस्ट कर रहा है तो फल क्यों नहीं आएगा? लेकिन एक बाय डिफ़ॉल्ट तरीका होता है काम करने का, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है और ये हमेशा एक जैसा भी नहीं रहता है। आप स्वयं अपने ऊपर ले लें, आपको हम तय कर देते हैं कि भाई आप एक व्यक्तित्व हैं, ठीक है, आपके अंदर कुछ गुण प्रखर होकर आते हैं, लेकिन आप अपने एक दिन में भी कई बार ज़्यादा सात्विक हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा राजसी हो जाते हैं और कई बार काफ़ी ज़्यादा तामसिक हो जाते हैं। तो ये डिग्री थोड़ा ये सिग्निफाई करता है बस, बाकी फल तो उसको देना ही देना है। तो केतु यहाँ बैठकर ये तो आपने तय कर लिया अपने दिमाग में, जो भी ये तय करेंगे आपके लिए कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में होगा। तो व्यक्ति का जो पार्टनर होता है 1 नंबर के प्रभाव के कारण अनुशासित तो होगा वो, और अगर मंगल बिगड़ा हुआ तो अग्रेसिव जान पड़ता है। और 1 नंबर में बैठा केतु इंस्टेंट इफेक्ट को पॉजिटिव करने का काम करता है। अगर मंगल सपोर्टिव है फिर तो कहना ही क्या, जैसे मंगल यहाँ का स्वामी होकर एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ जाए तो आपका पार्टनर का जो वर्क स्टेटस, सामाजिक दायरा, समाज में काम करने का तरीका ज़बरदस्त होगा। एक्सेल्ड किया हुआ मंगल अपने से 10, क्योंकि फिर इसको लग्न मान के देखेंगे आप तो यहाँ से 10 चला गया, अपने से 10 चला गया, तो उसका कार्य क्षेत्र ज़बरदस्त कर देगा, देखने वाला होगा उसका कार्य। यानी जब ये कार्य संभालते होंगे आपके पार्टनर, इनको मतलब सभी लोग मिलकर सपोर्ट करते होंगे। कई लोग कह देते हैं कि सर दोनों एग्रेसिव प्लैनेट के लग्न और राशि नहीं होने चाहिए, ये भी गलत बात है। ये कोई भाई कर्क से ही आपके जीवन का भला होगा, कैसे कर्क, क्योंकि मंगल उसको ऑन करते हैं तो, और भगवान राम का ही कर्क लग्न कर्क राशि था। लेकिन सिर्फ कर्क लग्न ही से आपका जीवन चल सकता है, कर्क, ये भी गलत अवधारणा है।
याद रखिएगा, आपके दोनों प्लैनेट एग्रेसिव हैं, उसके बाद भी आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। कई ज्योतिषविद इस बात को एग्री नहीं करते हैं, कहते नहीं सर, अगर एक मालिक सूर्य हो गया, दूसरा मालिक मंगल हो गया, तो दोनों ही एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आदमी बहुत गुस्सैल होगा। ये कहना गलत होगा। याद रखिएगा, गुस्सा तभी आदमी करता है जब व्यक्ति का जो कार्य वो चाहता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी का मेष लग्न और सिंह राशि है, मेष लग्न का स्वामी भी मंगल अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य भी बहुत अच्छी अवस्था में बैठा, तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली वो टैकल करना जानता है, वो कमाल का लीडर होगा। तो आप समझिए इस बात को, कहां तो वो उनका बल लीडरशिप में इस्तेमाल होता है। लीडर का मतलब आपको उसका आज्ञा पालन करने में आनंद आता है, खुद भी जीवन में अनुशासित होगा, वो बहुत ज्यादा अनुशासित होगा। लेकिन अगर यही प्लैनेट बिगड़ जाए तो फिर वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है, अपने जीवन में नियम नहीं मानता है, दूसरे पर नियम थोपना चाहता है। तो ये ध्यान रखना आपको, खाली ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि इसके दोनों लग्न और राशि अधिपति एग्रेसिव हैं इसीलिए एग्रेसिव है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको टटोलें, प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं। कई बार हम किसी महिला जातक की कुंडली मैचिंग के लिए लाते हैं। मैंने मेरे सामने भी कई बार ऐसे केसेस आए हैं जहां कुंडली को रिजेक्शन में डाल दिया जाता है। कहता जी क्यों? कहता जी ये महिला हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, इसके दोनों ही प्लैनेट एग्रेसिव, सूर्य और मंगल जैसे प्लैनेट हैं जो उसके लग्न और राशि का सब। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों प्लैनेट की स्थिति देखिए आप। सबसे जरूरी लग्न और राशि इसलिए होता है कि भाई आप ज्यादा धन, वैभव, जॉब का करेंगे क्या अगर आपका मन, मस्तिष्क, आपका शरीर ही साथ नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहले आप किसी भी कुंडली को पहले ये देखिए, शरीर और उसका जो मन का स्वामी वो दोनों सही हैं कि नहीं है। उसके बाद फिर हम टटोलें। अब कहते हैं तेरे जीवन में बहुत धन है, वो आदमी बहुत खुश हो गया। उसके बाद बताया कि भाई लेकिन तेरे को इस धन का कभी भी उसको चैन नहीं मिलेगा क्योंकि तेरी राशि का स्वामी बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ है। क्या फायदा उस धन का? तो इसलिए ध्यान रखिए, पहले ये दो चीजें टटोलें आप, लग्नाधिपति और राशि का अधिपति अच्छी अवस्था में है कि नहीं है। जिस भी कुंडली में आपको लग्नाधिपति और राशि अधिपति एक तो फ्रेंड्स मिले और दोनों अगर कहीं एक हाउस में कंज्वाइन हो रहे हैं और चाहे वो कहीं दुश्मन भी हैं, लेकिन अगर एक ऐसी राशि में कंज्वाइन हो रहे हैं जो राशि केंद्र और त्रिकोण में आ रही है और किसी राजयोग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, निश्चित रूप से कुंडली बहुत बली हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मंगल स्वामी है, यहाँ पर भी बैठ जाते हैं तो इतना कोई दोष नहीं लगेगा। हालांकि मांगलिक हो गया, प्रबल मांगलिक हो गया, लेकिन मैंने बोला ना मंगल के साथ केतु उसको सपोर्ट करते हैं। क्लियर? अकेला बैठा केतु, अगर यही मंगल और शनि आ जाए तो फिर तो डार्क साइड के प्लैनेट, माने जो डार्क साइड का राजा है शनि, केतु को उसके साथ चलना पड़ेगा। हालांकि स्वग्रही होकर मंगल यहां शनि का नीच भंग तो करवा देगा, लेकिन पार्टनर प्रथम दृष्टा जो इनका रिलेशनशिप बनेगा बड़ा ज्यादा विस्फोटक सा होगा। इसको जब कभी भी नीच भंग होता है इसका अर्थ होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे रिलेशनशिप को बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारा रिलेशनशिप बच जाता है। जैसे शनि, मंगल और केतु बैठे हुए हैं तो बड़ी मतलब एक रिलेशनशिप को संभालने में बड़ी दिक्कत आएगी। और केतु जहां भी बैठता है डिटैच तो करता ही करता है, उसको डिटैच करने का काम करता है, उसके प्रति लगाव खत्म हो जाता है धीरे धीरे। और जब मंगल और शनि बैठते हैं तो डिशुम करेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल के कारण शनि का नीच भंग हो रहा है, इस कारण मंगल का जैसे छोटा भाई भी होता है, मित्र भी होता है, तो जातक के छोटे भाई या मित्रगणों के कारण उसका वैवाहिक जीवन बचा रहेगा। क्लियर हो गया? शुरुआत में बड़ी तनातनी आएगी, फिर जब छोटे भाइयों को ये बात पता लगेगी, मित्रों को ये बात कहीं पता लगेगी, वो लोग ऐसा रास्ता निकलवा देंगे कि दोनों साथ रहेंगे। तो नीच भंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारे उस कार्य को करवाने में कोई और हमारा सपोर्ट कर रहा है। भाई देखो, राजयोग तो राजयोग ही होता है, नीच भंग राजयोग का मतलब है जीवन का एक फेज तो आपने कष्ट में बिताया ही है, उसके बाद नीच भंग का प्रभाव के जीवन में आया। क्लियर हो गया? केतु यहां पर व्यक्ति अगर
जैसे मंगल बली है, केतु यहाँ बैठा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर रहेंगे, उनके एग्रेशन को आप रेस्पेक्ट करेंगे। और केतु का अर्थ यहाँ ये भी होगा कि कहीं ना कहीं वो दिखावे से भी बचता है। अपने पार्टनर का कभी भी आप गुमान या अहंकार नहीं करेंगे। और एक चीज़ और भी है, केतु डिटैच यानी दूर करने का काम भी करता है, लेकिन एग्री करके। तो जो डिटैचमेंट होगा उसमें आदमी ये चाहता है, और ये बात पार्टनर को भी शेयर करता है कहीं ना कहीं, कि मैं जीवन में निश्चित अवधि के बाद वानप्रस्थ लेना चाहता हूँ। और उसका पार्टनर भी कहता है ठीक है सर, मुझे तो आपका साथ ही काफ़ी है, आप मुझे अपने साथ सदैव रखना। तो ये एक अच्छी विचारधारा है जो हमारे सनातन धर्म का जो प्राचीन सिस्टम रहा है, हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उस प्रकार की तरफ जाता है। और यहीं अगर केतु कहीं शनि के साथ बैठ जाता है तो फिर शनि के साथ केतु बिफर जाता है। उस कंडीशन में पार्टनर के साथ वैमनस्व करवा देता है, क्योंकि केतु फिर अपने एजेंडे को भूल जाता है। फिर शनि का नीच भंग भी नहीं हो रहा। तो ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छाई तभी तक गिननी है जब यहां केतु अकेला बैठा हुआ है, क्योंकि शनि अगर यहां बैठ गया तो यहां बैठकर फिर वो कई अलग अलग दृष्टियां लगाएगा, 1 2 3। तीसरी दृष्टि से आपके पिता को भी देख रहा है। कहाँ बैठकर देख रहा है? आपके पार्टनर के हाउस में बैठकर देख रहा है। 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव आपकी पर्सनैलिटी को, हालांकि उच्च की दृष्टि है, उसका फायदा मिलेगा। और 10वीं दृष्टि से वो आपके मदर के हाउस को भी देख रहा है, उनको ज़्यादा डोमिनेट, एग्रेसिव कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि यहाँ कमज़ोर पड़ रहा है, तो फिर ये देखने में आता है कि माँ के कारण आपको ऐसा लग सकता है कि पार्टनर कमज़ोर पड़ रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ बदल जाती हैं अगर कोई डार्क साइड का प्लैनेट यहाँ बैठ जाता है। जो इसके माने केतु का जो एजेंडा है मोक्षा, वो एजेंडा तभी तक रहेगा जब ये अकेला बैठा हुआ है। नहीं तो मंगल भी यहाँ बैठ जाए, डिनाई नहीं करेगा मंगल, लेकिन मंगल के साथ शनि बैठने पर शनि को ज़्यादा सपोर्ट करेगा केतु। क्लियर हो गया? और अगर अकेला बैठा केतु यहाँ कोई अंग में कोई दोष की संभावना दिखाई नहीं देती है। हाँ, अगर यहाँ पर शनि बैठ जाता है तो इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि नीच का शनि है तो विवाह में विलंब भी करवा सकता है। और शनि प्रायः पार्टनर को थोड़ा सांवला भी कर देता है। क्लियर होगा? यहाँ पर भी अकेला बैठा केतु है तो कहीं ना कहीं, हालांकि उसका कोई बड़ा दोष नहीं माना जाएगा, अकेला बैठा केतु कहीं पार्टनर को हल्का फुल्का निशान स्किन में दे सकता है, सफ़ेद निशान भी कई बार। लेकिन ये बुरा कारण तब तक नहीं बनेंगे जब तक यहाँ पर, मैं जैसे कोई काला टीका लगा दिया, उससे नज़र का दोष ही एक प्रकार से कम हो जाता है, लेकिन ये दोष का रूप तब ले लेगा जब यहाँ पर शनि आ जाएगा। क्लियर हो गया? बाकी इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है जब तक केतु अकेला बैठा है। अब दृष्टियों की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से केतु आपके इनकम सोर्सेस को देख रहे हैं, आपके आय के साधनों को देख रहे हैं। केतु हो चाहे राहु हो, कोई भी प्लैनेट हो, अगर इनकम सोर्सेज में पॉजिटिवली देखते हैं, प्राय एकादश भाव में तो मटेरियल गेन के लिए सभी अच्छे होते हैं। जो भी हमारी प्राप्तियों की बात अगर करते हैं तो प्राप्तियां यहाँ अच्छी करा देता है केतु। यहाँ बैठकर आपको आपके विवाह के बाद जीवन में और कई विषयों से प्राप्तियां, अतिरिक्त प्राप्तियां हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं केतु की दृष्टि आपको ये भी बताती कि आपके जो मित्रगण हैं उनसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं होता, फिर भी दोस्त साथ देने वाले होते हैं। और केतु की दृष्टि ये भी बताती है कि बड़े भाई बड़ी बहनों से भी संबंध अच्छे होंगे, कम संवाद होगा फिर भी प्रेम ज़्यादा होगा। क्लियर? आपकी कनेक्टिविटी, इन सब के मामले में भी आप बहुत अच्छे होंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि 11th हाउस से हमारी कनेक्टिविटी देखते हैं, हमारा नेटवर्क कैसा है, ज़बरदस्त नेटवर्क हमारा, तो वो हम 11वें भाव से देखते हैं। और कोई अंग में ऐसा कोई बड़ा दोष नहीं दिखाई देता, यानी घुटनों के निचले हिस्से में। हाँ, सूर्य अगर कमज़ोर हो तो फिर अचानक कभी पैरों के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, या जो पिंडलियाँ होती हैं वहाँ कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। फिर यहाँ से बात करते हैं, देखिए आय के लिए तो खैर हमेशा ही जो भी तुला लग्न का जातक होगा, इसके इनकम सोर्सेज में कभी दिक्कत आती है तो सूर्य को ही प्रबल करना चाहिए। सूर्य ही सर्वे सर्वा है। इसका जो कार्य क्षेत्र होगा वो चंद्रमा की तरह, और इसका जो इनकम सोर्स होगा वो सूर्य की तरह।
जनरली देखा गया कि सूर्य की तरह अगर इनकम सोर्स होता है तो आदमी के जब कभी भी जैसे जिस मंथ में उसको सैलरी या जिस मंथ की जिस तारीख में सैलरी मिलती है उस दिन उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इस प्रकार का एहसास ज़्यादा होने लग जाता है और बड़ा रॉयल महसूस करता है वो जिन दिनों सैलरी आती है। और उसकी सैलरी में कोई मतलब काट छाट दिखाई नहीं देती, क्योंकि सभी राशियों का राजा है सिंह राशि, तो राजा की तरह एकदम बिहेव करता है, स्पेशली सैलरी पार्ट को लेकर बाकायदा, यानी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई दिखाई देता है। अब जैसे ये डिफरेंस को आप कैसे देखेंगे, मान लीजिए यहीं 5 नंबर की बजाय 11 नंबर 10 नंबर है, तो 11 नंबर नो डाउट लाभ दृष्टि रखता है, लेकिन लाभ दृष्टि इसका लॉर्ड कौन है? शनि। ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव सा होता है, और क्योंकि इसका मतलब है श्रम और रोजगार मंत्रालय, और अपने कार्य में एक सेवक की तरह वो चाहता है कि ठीक है मैंने जितना कार्य किया है उतना मिल गया, मुझे बहुत है। ये ऐसा नहीं मानता है। जो तुला लग्न का जातक है कहता नहीं नहीं, ये मैंने तो बड़ा ज़्यादा कार्य किया है कंपनी के लिए, बिल्कुल ये जो मेरे को मिला है ये मेरे वैल्यू के हिसाब से, बल्कि मेरे को और ज़्यादा मिलना चाहिए था। इस प्रकार का विचार सूर्य राजाओं की तरह अपने इनकम सोर्सेस के बारे में इस प्रकार का विचार रखता है। तो ये नंबर आपको सारे आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। और ये कैसे संभव है? वो संभव है आप चाहे कुछ भी सिस्टम पढ़ें, चाहे आप भृगु सरल पद्धति पढ़ें, चाहे आप बृहद पराशर होरा शास्त्रा पढ़ें, चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, चाहे आप लाल किताब पढ़ें, कुछ भी पढ़ें आप, सबसे पहले आपको राशियों का अकेले अकेले क्या स्ट्रक्चर है, कैसे दिखती हैं वो राशियां, उनका स्वभाव क्या है वो, और 9 अलग अलग ग्रह उनका स्ट्रक्चर स्वभाव वो आप पढ़िए। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा उसको पढ़ने के बाद शुरुआत आप भृगु संहिता से ही कीजिए, क्योंकि सबसे प्राचीन, लेकिन वो हमारा वही माइलस्टोन है, मील का पत्थर वही साबित होता है। अंततो गत्वा सारे एस्ट्रोलॉजर जब सब कुछ पढ़कर हार जाते हैं तो सही जो उत्तर देता है किसी कुंडली के प्रश्न का वो देता है भृगु संहिता। तो याद रखिएगा ओल्डेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम टेस्टेड है, और आप सबसे ज़्यादा उसको विश्वास कर सकते हैं, ऑथेंटिक है। क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ? क्योंकि ठीक है आजकल समय का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, बच्चे का जन्म कब हो रहा है, और बच्चे के जन्म की भी बात याद रखिएगा। कई लोग कहते हैं जी बच्चे का जन्म कब से माना जाए? कहते जी बच्चे का जन्म माना जाए जैसे ही माँ के योनि से बच्चे का पहला अंग दिखना शुरू हुआ, उसको तब माना जाए। कई लोग कहते हैं कि माँ के योनि से बच्चा पूरा बाहर आ गया तो माना जाए। अब इसमें भी विरोधाभास है, क्योंकि आज सर्जरी में माँ के उदर को काट कर बच्चे को निकाला जाता है, तो क्या बच्चा निकलने पर जन्म माना जाए, अंग दिखने पर उसका जन्म माना जाए, पहली किलकारी में जन्म माना जाए? ऐसे बड़े अलग अलग ज्योतिष विदों में विवाद रहता है। लेकिन याद रखिए उसका सीधा उत्तर क्या है, जब तक बच्चा माँ के शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक उसका जन्म हम नहीं मानेंगे। माँ के शरीर के बाद बच्चा किलकारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसे ही उसके नाल को काटा जाएगा तो वो जन्म का सही समय माना जाएगा। तो याद रखिएगा अगर कोई बच्चा माँ के योनि से बाहर आ गया है 9:02 पर, लेकिन नाल कटा है उसका 2 मिनट के बाद, तो उसका जन्म का समय माना जाएगा 9:04। तो ये अंतर आप लोगों को करना होगा, और अगर ये अंतर नहीं करेंगे तो जितने डिविजनल चार्ट आप बनाएंगे गलत हो जाएगा। मैं मतलब इस कन्वर्सेशन से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि डिविजनल चार्ट 2 मिनट 5 मिनट कई बार 1 मिनट के वेरिएशन में भी बदल जाता है, लेकिन जो हमारा मेन चार्ट है इसमें जनरली मतलब ठीक है कई बार तो ये भी 5 मिनट में बदल जाता है, लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि 1 से 1.5 घंटे तक इस पर विश्वास किया जा सकता है। वो अपना लग्न और प्लैनेट के लोकेशन को चेंज नहीं करता है। तो जहां इतने गलती की संभावना है वहां एटलीस्ट D1 चार्ट तो सही मिले।
और D1 चार्ट के बेसिस पर ही सब कुछ कहने का मादा रखता है भृगु संहिता। तो इसीलिए आप उसको फॉलो करें, और जब आपको लगे कि नहीं एक्यूरेसी पूरी है तो फिर आप दूसरे डिविजन चार्ट पर जाएं। नहीं तो आप यानी लग्न चार्ट पर और चंद्रमा चार्ट से भविष्यवाणियां निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आय के लिए बहुत बढ़िया है, कनेक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया है, उस अंग में कोई दोष नहीं होगा जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु देख रहे हैं, यह है तृतीय भाव। छोटे भाई बहनों से कम संवाद, फिर भी प्रेम संबंध प्रगाढ़ रहेंगे। तीसरा भाव हमारे इनिशिएटिव का होता है। मंगल की कह रहा हूं, बृहस्पति की क्षत्रिय राशि मानी जाती है। बृहस्पति खुद ब्राह्मण वर्ण है, लेकिन इनकी इस राशि का वर्ण माना जाता है क्षत्रिय। सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखने वाले, और वैसे भी 3 नंबर में आ रहा है तो कम्युनिकेशन, अगर बृहस्पति मजबूत है तो बहुत अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप जानते होंगे, जहां पर भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान जनरली हम फॉर्मल में कम जोड़ कर देखते हैं। हालांकि सबसे बड़ा फॉर्मल तो वही है, हमें सही ढंग से बांधने वाला, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान, फिलोसफिकल नॉलेज को डिलीवर करता है व्यक्ति, वो दूसरे भाव की मजबूती के कारण। और तीसरा भाव मजबूत होता है तो सांसारिक विषय, मैथ्स का बहुत अच्छा टीचर है तो तीसरा भाव बड़ा मजबूत है। और अगर कोई कथावाचक, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, जबरदस्त, उसकी बातें कई, उनमें सिद्धि होती है वाणी में, ऐसा लगता है बस उसको सुनते ही रहे, द्वितीय भाव से देखा जाता है। मतलब आपने कभी खुद भी महसूस किया होगा कि कई बार हम बहुत समझदारों को सुनना पसंद नहीं करते, उसके लॉजिकली बड़े लॉजिक सही होते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उसको वो बांध नहीं सकता हमें। और कई बार एकदम साधारण सी बात करने वाला व्यक्ति वो हमें मोह लेता है, हमें अपने यानी उसके चेहरे से हम नज़र नहीं हटा पाते हैं, उसकी वाणी को लगातार सुनते रहना चाहते हैं, वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। नयन नक्श जो कहा जाता है, नयन नक्श, देखिए ज्योति की बात नहीं कर, जो नयन नक्श वो भी द्वितीय भाव से जाना जाता है। तो अगर नयन नक्श अच्छे हैं तो फिर उसके नेत्रों को देखकर वो सम्मोहित हो जाता है, एक सम्मोहिनी विद्या द्वितीय भाव देता है। ठीक हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तृतीय भाव, उसके कम्युनिकेशन अच्छा माना, कम बोलेगा लेकिन लोगों को अच्छा लगने वाली वाणी बोलेगा, क्योंकि केतु तो आपको पता ही है डिटैच करने का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने के में माहिर है राहु, केतु कम बोलता है लेकिन एग्री करेगा अगर राशि का सपोर्ट है। और जैसे बृहस्पति बैठ जाए अच्छा है, शनि बैठ जाएगा तो शनि को सपोर्ट तो करेगा, वो क्लियर होगा। लेकिन फिर केतु की जो डिटैच होने वाली प्रॉपर्टी है वो अटैचमेंट में बदल जाती है, क्योंकि फिर शनि के एजेंडे को फुल सपोर्ट करेगा। शनि हालांकि ये क्षत्रिय राशि है, इस राशि में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं माना जाता। हम ये कह सकते हैं हमारे बाय डिफॉल्ट नेचर को डिस्टर्ब करेगा यहाँ शनि, क्लियर हो गया। यानी एक विरोधाभास आ गया, क्षत्रिय और सोल्जर माने एक सेवक के बीच में द्वंद्व सा बन जाता है तृतीय भाव में। तो फिर ऐसी वाणी, ऐसी फॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं मानी जाती है। कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो झगड़े का कारण बन जाते हैं। यानी हम बाय डिफ़ॉल्ट क्षत्रिय हैं, लेकिन हमारी शब्दावली में हम कुछ ऐसे शनि के शब्दों का इस्तेमाल भी कर, शनि यानी सेवक, ग्रुप डी, तो ये एक विरोधाभास बन रहा है। वहीं शनि अगर 12 नंबर राशि में बैठ जाए या फिर भी उसको सपोर्ट मिल जाता है, क्लियर हो गया। क्योंकि शनि को भी एक कहीं ना कहीं एक रूप, ठीक है शनि तामसिक भी है, ग्रुप डी को भी बताता है, लेकिन एक ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में शनि को एक तामसिक प्रवृत्तियों में लीन ब्राह्मण भी माना गया है। तो वो वाला रूप यहाँ शनि कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको इसका कारण ये भी मिल रहा होगा, एक तो जल तत्व राशि है, ये अग्नि तत्व राशि है, दूसरा ये राशि फेवरेट राशि है शुक्र की, और एक स्थान बल का भी यहाँ फायदा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों पर विचार करना होगा आपको, तब आप सटीक परिणाम पर पहुंच पाएंगे।
क्लियर। तो अकेले बैठे पर अगर हम बात करें तो अकेले बैठे का यहाँ फल दृष्टि के साथ अच्छा माना जाएगा। छोटे भाई बहनों से कम संवाद के बाद भी रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। ईसोफेगस निर्दोष जान पड़ता है, कोई बड़ा दोष नहीं है यहाँ पर। हाँ, कोई दूसरा प्लैनेट आ जाता तो फिर सांस की नली वाले हिस्से में आपको दिक्कत आ सकती है। जिस भी कुंडली में तीसरा और चौथा भाव चंद्रमा और बुध बहुत कमजोर मिले, उस कुंडली में कोरोना इन्फेक्शन के दौरान काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखी गई। फेफड़े कड़क हो गए, सांस की नली में बहुत ज़्यादा कफ जम गया अगर तीसरा भाव कमज़ोर है। फेफड़े कड़क हो गए कब? जब चतुर्थ भाव कमज़ोर है। न्यूरोनिक ऑर्डर बिगाड़ने वाला बुध अगर कमज़ोर है, बुध वैसे भी आपको पता है काल पुरुष की कुंडली में तृतीय और छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है, यानी बीमारियों को, सांस की नली को। तो अगर वो कमज़ोर है तो फिर कहीं ना कहीं बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कम करेगा। दिमाग को बताता है। नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो आपका सांसें लेने की प्रवृत्ति कमज़ोर हो सकती है। चंद्रमा मन का स्वामी है तो आप भयभीत हो जाएंगे बीमारियों से। तो ये सारी चीज़ें हम देखकर मतलब उस फैक्टर को भी आपको याद रखना है। तो कुल मिला के केतु का यहाँ फल अकेले बैठे अच्छा ही देखा गया है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।